हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोजेक्ट एसएससी। और यार आज की इस वीडियो में ना हम सीआरई 5 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो अभी रिसेंटली सीआरई 5 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर 700-800 वैकेंसीज, 800 प्लस वैकेंसीज थी हमारे पास में यूडीसी ग्रुप की। तो उन सब के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। और जो भी पेपर के क्वेश्चंस थे, मतलब मैंने खुद ने एग्जाम दिया है तो मेरे को पता है कि कौन से क्वेश्चंस थे। तो मैंने उनका कंपाइलेशन बनाया और वो 95 प्लस क्वेश्चंस मेरे पास हैं। मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। प्लस इसके अंदर जो भी मिस अप्रोप्रिएशन हो उसके ऊपर भी हम देखेंगे। सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर वी विल डिस्कस द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज जो इसमें कंडक्ट की जा रही है, सो दैट आगे के लिए आप सभी के लिए भी एक लेसन बने। मेरे लिए तो बन चुका है, तो इट वुड बी बेटर, राइट। तो देखते हैं। अभी देखो, सबसे पहले तो अभी कैसे हो रहा था। देखो, सीआरई अभी तक पांचवी सीआरई थी यार। इस बार वाली जो सीआरई थी वो पांचवी थी। इससे पहले 4 सीआरई हो चुकी है, ठीक है। तो सीआरई 3, सीआरई 1, सीआरई 2 बहुत फास्ट सीआरई थी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रैपिड काम होता था उनमें। उनका पैटर्न अलग था, सब कुछ अलग था। सीआरई 3 से चीजें बदलनी चालू हुई, और सीआरई 3 और सीआरई 5 में एक कॉमनैलिटी है। वो ये है कि दोनों के अंदर ईएसआईसी की वैकेंसी आई थी। मतलब सीआरई 3 जो था उसके अंदर भी ईएसआईसी यूडीसी की वैकेंसी थी, और सीआरई 5 अभी जो है उसमें भी ईएसआईसी यूडीसी की वैकेंसी थी। तो मैं आपको उसी के साथ कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, और इस बार क्या ऐसा हुआ जो पूरा सिस्टम ही मतलब आउट ऑफ द गेम हो गया, स्कैम हो गया है पूरी तरह से। क्या चीज हुई थी वो भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यार मैं मेरा बता देता हूँ। सीआरई 4 का मैंने एग्जाम दिया था। सीआरई 4 के अंदर इसमें 2 पार्ट होते हैं यूडीसी के लिए। एम्स में तो ऐसा ही था, ईएसआईसी में टाइपिंग नहीं लेते, पर एम्स के लिए हमारे पास में पहले प्री का एग्जाम होता है जो कि 400 नंबर का होता है। उसमें 20-20 मिनट के 5 सेक्शन, 18 मिनट के 5 सेक्शन, 20-20 क्वेश्चन का एक सेट होता है, 400 नंबर का पेपर बनता है। तो उसके अंदर मेरे नंबर आए थे 285 लास्ट टाइम, और कट ऑफ जो इसकी गई थी वो 290 गई थी लास्ट टाइम। और लास्ट टाइम पे भी मिस अप्रोप्रिएशन था। क्यों था? क्योंकि सारे बच्चे जिनसे भी मैंने डिस्कशन किया, जो भी मेरे कलीग्स थे या जो मेरे पीयर फ्रेंड्स थे या मेरे और भी मुझे लोग मिले, उन सबका यही कहना था कि भाई 350 नंबर तो एनी डे कोई भी लेके आ जाएगा, पेपर आसान बहुत आया था। फिर भी इन्होंने कुछ गड़बड़ की ऐसी, और 23 गलत दिखा रखे हैं जो कि मेरे हुए नहीं थे। मैंने 100 के 100 अटेम्प्ट किए थे यार, और 100 के 100 के अटेम्प्ट करने के बाद में मेरे 23 गलत तो होने नहीं चाहिए थे, एनी डे नहीं होने चाहिए थे। मैक्सिमम 10 गलत हो सकते थे, मैक्सिमम 6 तो मेरे गलत थे ही, पर मैक्सिमम 10-11 गलत हो सकते थे, 23 तो किसी दिन नहीं हो सकते थे। फिर भी इन्होंने नंबर कम किया, और उस पर भी मेरी 153 रैंक दिखा रखी है। 290 पे सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सिलेक्शन जो कट ऑफ बोलते हैं जिसे अपने, वो 290 पे था। इसमें कट ऑफ भी नहीं निकालते ये, और आंसर की भी ये नहीं देते हैं। उनको हम अपने लास्ट में डिस्कस करेंगे, पर पहले अपने ये देख लेते हैं कि सीआरई 3 में क्या पैटर्न था। तो सीआरई 3 में ईएसआईसी की वैकेंसी आती है 700, 850, 700, 750 वैकेंसी के आसपास यूडीसी की पोस्ट आती है। और उनके अंदर जो पैटर्न था वो ये था: 56 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 34 के आसपास क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 2 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 6 कंप्यूटर के, 2 जीके के। ये अप्रोक्सीमेट आइडिया है, एग्जैक्ट नहीं है नंबर। पर आपको एक पैटर्न और बता देता हूँ। जो एम्स का एग्जैक्ट पैटर्न है ना, जो एम्स की वैकेंसी में लिखा हुआ है, वो पैटर्न ये बोलता है कि हम जनरल, मतलब ये तीसरा नंबर आप पढ़ोगे ना, ये तीसरे वाला, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि डोमेन पार्ट में, यहाँ लिख रखा है देखो, डोमेन पार्ट के अंदर 80 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 80 क्वेश्चंस डोमेन के आपसे पूछे जाएंगे। वो किससे पूछे जाएंगे? मैथ से पूछे जाएंगे और इंग्लिश से पूछे जाएंगे, दैट्स इट। और जो 20 क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर ये कंप्यूटर भी पूछ लेते हैं, रीजनिंग भी पूछ लेते हैं, और जीके भी पूछ लेते हैं, मिक्स आता है। तो सीआरई 3 में क्या हुआ? 56 क्वेश्चन मैथ्स के आए। अब देखो, जनरली एक बच्चा जब पढ़ के जाएगा तो उसके दिमाग में ये रहता है कि यार डोमेन के अंदर 80 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो 40 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 40 इंग्लिश के आएंगे। जो बेसिक इंटरप्रिटेशन होता है, हम ऐसे ही पढ़ते आए हैं, ऐसे ही सीखते आए हैं। एसएससी के अंदर भी ऐसा ही है, 50 क्वेश्चन है तो 50 ही आएंगे, 50-50-50 मार्क्स का है, तो ऐसे ऐसे 25-25-25 ऐसे ऐसे हर पेपर में इस तरह से ही होता है। पर इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। 56 क्वेश्चन थे, इसमें इंग्लिश में 34 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 2, कंप्यूटर के 6, सॉरी कंप्यूटर के 6 नहीं थे, जीके के 6 थे, और कंप्यूटर के 2 थे। ये थोड़ा गलत लिखा गया है इसके अंदर। तो ये इस तरह से इनका पेपर आया था। और सेक्शन इस तरह से थे: पहला सेक्शन खुला, उसमें इंग्लिश जीके थी, मतलब मिक्स थे, मोर और लेस इंग्लिश के ज्यादा क्वेश्चन थे। सेक्शन दूसरा खुलता है, उसके अंदर इंग्लिश और मैथ्स होती है, 10-10 क्वेश्चन इन दोनों में लगे होते हैं। फिर तीसरा जब सेक्शन खुलता है, तीसरे सेक्शन में आपको मैथ्स मिलता है, 20 के 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। चौथे सेक्शन में भी 20 के 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। और लास्ट वाले सेक्शन के अंदर कुछ हमारे पास में ये जो क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश, इन सबके मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। और इस तरह से ये पूरा पेपर डिजाइन हुआ था उस टाइम पे। अब ये तो था एकदम एग्जैक्ट, मतलब सीआरई 3
पेपर अच्छा था, हार्ड पेपर था, अच्छा लेवल का पेपर बनाया था, सब कुछ सही था। पर सीआरई 5 में एग्जैक्टली अब क्या हो गया, इस बार जब पेपर आया तो पेपर में जैसे मैंने आपको ये दिखाई यहाँ पे ये चीज कि पेपर का जो रूल है वो थे जनरल मैथ्स एंड इंग्लिश, यही आ सकता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बट इन्होंने यहाँ पे इस पेपर के अंदर क्या दे दिया, इन्होंने मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिस प्रोसीजर का भी पार्ट डाल दिया, जो कि डोमेन में लिखा ही नहीं हुआ था पहली चीज तो। मतलब जो डोमेन आप दिखा रहा हूं मैं आपको, ये नोटिफिकेशन से लिया गया है, यहाँ पे आपको जनरल मैथ्स और इंग्लिश मिल रहा है, जो कि ये था ही नहीं, ऑफिस प्रोसीजर मटेरियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन आने नहीं चाहिए थे, इन्होंने डाल दिए। दूसरा एक चीज, ये जो पार्ट आता है ना, ये ऑफिस प्रोसीजर वाला, सर्विस रूल, एफआरएसआर, सर्विस कंडक्ट, सीएसएमओपी, जीपीआरए, ये सब जो पार्ट होता है ये डब्ल्यूओ का पार्ट होता है, डब्ल्यूओ जेओ की वैकेंसी आती है। ये जो ग्रुप कोड 2 था इसका था, पहली बात तो ये। अब इनका पार्ट इसके अंदर आ रहा है, और दूसरी चीज इसके अंदर तो कंप्यूटर मेंशन भी है, तो इसके अंदर कंप्यूटर की भी वेटेज इस बार इन्होंने बढ़ा दी, जो कि इरेगुलर है, वो होनी नहीं चाहिए थी। कंप्यूटर के 14 क्वेश्चन आने नहीं चाहिए। अगर कंप्यूटर के 14 क्वेश्चन आप दे रहे हो तो बाकी नॉन डोमेन में आपके पास 6 ही क्वेश्चन बच रहे हैं। 6 क्वेश्चन में आप जीके भी पूछोगे, बाकी सब भी पूछोगे, पर आपने 14 क्वेश्चन तो सीधे इसके ही पूछ लिए, जो कि अनफेयर हो गया सब बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको मैं अगर यहाँ दिखाऊं तो पहले ही पार्ट, जब पहला आज इस बार जो 25 जुलाई को पेपर हुआ, उसके अंदर पहले ही डोमेन के अंदर ऑफिशियल प्रोसीजर खुल गया, मटेरियल मैनेजमेंट खुल रहा है, तो बच्चा देख के यही सोचेगा कि भाई ये पेपर ही हमारा नहीं है, ये तो किसी और का पेपर हमारे को चिपका दिया गया है, उस तरह से फीलिंग आ जाती है। ठीक है, चलो पहले सेक्शन में खुल गया, बंदा सोच भी लेगा 5-10 क्वेश्चन आ गए, ठीक है भाई मैनेज हो जाएंगे। सेक्शन 2 खुलता है, सेक्शन 2 के अंदर अगेन वही सेम चीज हो जाती है, वही ऑफिस प्रोसीजर और मटेरियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आने ही नहीं चाहिए थे, जो कि डोमेन में नहीं है, जो सिलेबस में ही मेंशन नहीं है, सिलेबस से बाहर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। इरेगुलरिटी है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, स्कैम हो गया। ठीक है, सेक्शन 3 खुला, फिर अगेन वही मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन सब के मिक्स क्वेश्चन थे, इन सब के अंदर सब में मिक्स क्वेश्चन चल रहे थे, कुछ ऐसा नहीं था, सब में मिक्स क्वेश्चन चल रहे थे। और फिर वो ये नॉर्मल जो हमारा पैटर्न होता है वो वाला पैटर्न आया था। इवन कंप्यूटर के भी नहीं आने चाहिए थे, मैं तो कंप्यूटर भी गलत बोल रहा हूँ, पर कंप्यूटर भी आ गया, 14 क्वेश्चन के आसपास कंप्यूटर के थे, जो कि बहुत गलत है। पूरा जेओ डब्ल्यू का सिलेबस आपने यूडीसी में डाल दिया, जहां पे आपने लिख रखा है मैथ्स और इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो ये तो हुई थी मिस अप्रोप्रिएशन जो हुआ है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जो हुई है, ये उसके बारे में था। और पैटर्न मैंने आपको बताना था बेसिकली कि सीआरई 3 में ये पैटर्न था, जो कि एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है कि भाई आपका 80 नंबर के 80 क्वेश्चन आएंगे, ये जो इस चीज को फॉलो कर रहा है यहाँ पे कि 80 क्वेश्चन हम पूछेंगे, ये 80 क्वेश्चन कैसे आएंगे, किधर आएंगे, हमारे को हमने आपने बताया, वैसा वैसा आपने पेपर ले लिया। ठीक है भाई, बढ़िया किया आपने, जैसा बोला वैसा किया, पर इस बार इन्होंने वैसा नहीं किया है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपको क्लियर हो गई। दूसरी, अब जो बच्चों को भाई जिन्होंने सीआरई दिया है उनको मैं पहले पेपर दिखा देता हूँ, बाकी चीजें अपने लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो मैंने पेपर कंपाइल किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने पेपर बना दिया पूरा, जो क्वेश्चन आए थे, जितने पीयर ग्रुप की मदद से और जितने भी फ्रेंड्स से हमने कंपाइलेशन जो बनाया, ये इस तरह का कंपाइलेशन बन के तैयार होता है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो अगर देखो, पहले तो 13 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के थे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सर्विस कंडक्ट रूल, सीसीएस, ऑफिस मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट भी मैंने इसमें डाल दिया। उनके लगभग 28 क्वेश्चन थे। अब इसमें भी थोड़ा बहुत एम्बिगुअस है कुछ क्वेश्चन, कि वो मटेरियल मैनेजमेंट में या सीसीएस में रखें या जीएस में रखें, मतलब वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। पर मैंने अभी तो एक बार इनको सेग्रीगेट कर दिया उस बेसिस पे। फिर मैंने क्वांट रीजनिंग को साथ में रख रखा है, 36 क्वेश्चन के आसपास इनके बनने हैं। और इंग्लिश के कोई क्वेश्चन नहीं थे एग्जैक्टली, जो सीसीएस का पार्ट था, जो सीसीएस मतलब इंग्लिश के जो क्वेश्चन मैंने आपको जैसे दिखाया अभी कि 32 के आसपास क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे, वो इंग्लिश इन्होंने सिर्फ 2 क्वेश्चन पे ले आए, और बाकी सारे क्वेश्चन इंग्लिश को रिप्लेस करके इन्होंने कौन से डाल दिए, ये मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिस प्रोसीजर के सारे क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए। ठीक है, तो ये तो इन्होंने एक चीज की। दूसरा, जनरल अवेयरनेस के आसपास 14 क्वेश्चन है, और ये भी हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं, और ये टोटल 94 क्वेश्चन यहाँ पे इनके इस तरह से बन रहे हैं। और ये मैंने आपको अभी दिखाई दिया था कि कैसे सेक्शन में क्या 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 था। एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। काफी बच्चों ने पेपर दिया होगा, उनको भी ये डाउट होगा कि यार मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं है, आगे क्या होगा, तो वो सब चीजें देखेंगे। पहले पेपर देख लेते हैं भाई, पेपर में क्या आया था, तो देख लो भाई। सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन थे, अब पहले कौन सा आया था बाद में कौन सा का तो नहीं पता, पर यही क्वेश्चन आए थे। मैं श्योर हूँ इस चीज को लेके, क्योंकि मैंने खुद ने पेपर दिया एंड आई एम प्रेटी मच श्योर, यही मेरी खुद की मेमोरी से मैंने क्वेश्चन लिखे थे, पेपर से बाहर निकलते क्या क्या थे वो सब भी मैंने लिखे थे, और बाकी बच्चों के भी रिस्पॉन्सेज हैं, तो सबका यही है सीन कि भाई ये बैठ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि लॉस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद में क्या लॉस्ट हो जाता है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या मेमोरी। मेमोरी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि मेमोरी फ्रेजाइल होती है। फिर एक डाउट ये भी आता है कि रैम और रोम, रैम तो नहीं, रैम हो जाती है, पर रोम तो परमानेंट स्टोरेज होती है। तो ये भी एक एम्बिगुअस क्वेश्चन है, क्योंकि आउटपुट भी लिख रखा है, आउटपुट आना बंद हो जाता है वैसे, पर मेमोरी इसका आंसर होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आता है कि
मतलब क्वेश्चन ऐसा था कि डायग्राम्स बने हुए थे बहुत सारे, उनमें से ये चूज करना था कि यूएसबी का सिंबल, मतलब पिक ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग वाला था। 4 सिंबल थे, उन सिंबल में से निकालना था जो रॉन्ग वन वाला सिंबल है उस तरह से, मतलब नेटवर्क की सिंबल थे, ब्लूटूथ का बना हुआ था, वाईफाई का बना हुआ था, इमेज बनी हुई थी, और उसमें से हमने मतलब ओड वन आउट निकालना, तो यूएसबी उसका ओड वन आउट था। फिर एक और सेम ओड वन आउट का क्वेश्चन आता है, उसमें म्यूजिक प्लेयर वाले में, जैसे म्यूजिक प्लेयर में क्या होता है, हमने देख मतलब म्यूजिक में 3 बटन होते हैं ना, एक फॉरवर्ड, बैकवर्ड और एक पॉज वाला, और वो सब थे, और एक शटडाउन का उसमें था, तो वो शटडाउन वाला इसका आंसर था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, फिर वही ऑड वन आउट होते हैं, अब ये इमेज नहीं आती, टेक्स्ट फॉर्म में आता है, गूगल क्रोम, कोपायलट, जेमिनी, डीप सीक में आता है, मतलब 3 एआई है, एक ब्राउजर है, तो क्रोम इसका आंसर था। फिर एक क्वेश्चन था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मतलब सोशल मीडिया एप्स थे, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर था। फिर एक क्वेश्चन आया था कि बायोमेट्रिक्स के अंदर कौन सा नहीं होता, जैसे इसमें ऑप्शन थे थम थम, आइरिस, रेटिना और डीएनए, तो डीएनए नहीं होगा, मतलब जनरली हम देखते हैं, ये तो जनरल साइंस का क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि हम पेपर देने भी जाते हैं तो हमारे थम इंप्रेशंस लिए जाते हैं, साइन लिए जाते हैं, आइरिस भी करवाते हैं कुछ एग्जाम, रेटिना भी करवाते हैं, तो डीएनए नहीं करवाते, तो डीएनए इसका आंसर था। फिर एक क्वेश्चन था कि कनेक्टिंग डिवाइस कौन सा होता है जो एक नेटवर्क के पर्टिकुलर जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, तो स्विच इसका आंसर था। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं रूटर इसका आंसर होगा, रूटर नहीं होगा यार, रूटर नेटवर्क को जोड़ता है, 2 अलग अलग तरह के नेटवर्क को कंबाइन करने का काम रूटर करता है, पर स्विच एक नेटवर्क के अंदर अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ने का काम करता है, और पेपर में डिवाइस ही लिखा था, तो इसका स्विच ही आंसर था, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन था, अगेन वही कंप्यूटर पिक आउट ऑफ द फॉलोइंग था, कंप्यूटर पीसी नेटवर्क ऐसे दे रखा था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिस पे कुछ था, तो ये इससे हो जाएगा, मतलब आसान था, इसी तरह का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट याद नहीं आया मुझे, तो ये देख लेना। एक असेंडिंग ऑर्डर का आया था कि भाई केबी, एमबी, जीबी, टीबी को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ये इसका यही पैटर्न होगा, केबी आएगा छोटा सबसे, 10⁻3, 6, 9 और 10⁻12 आ जाएगी, इस तरह से इनका अरेंजमेंट है। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का डोमेन निकालना था, डॉट एच जी होता है, ये आसान सा क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन आया था कि हाइपरलिंक, मतलब था कि क्लिकेबल टेक्स्ट होते हैं, वो यूआरएल ओपन कर देते हैं, उनको नाम क्या देते हैं, तो इनको हाइपरलिंक बोलते हैं, वी ऑल नो, तो इनका हाइपरलिंक था। फिर आता है ऑड वन आउट, ऑड वन आउट के लिए भाई इसमें ये था, अगेन ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला ही था, कि मतलब 3 ऐसी चीज थी जो हार्डवेयर थी, या 3 ऐसे थे जो सॉफ्टवेयर थी, एक हार्डवेयर का पार्ट था, तो उसको आप निकाल लो उस तरह से, मतलब एग्जैक्ट ऑप्शन याद नहीं है, पर मदरबोर्ड, प्रोसेसर वगैरह तो उसमें ऑप्शन में थे, 3 सॉफ्टवेयर थी, पता नहीं 3 हार्डवेयर थी, ऐसा कुछ था, ऑड वन आउट था, आसान सा क्वेश्चन था, ये भी हो जाता है। कैमरा के मेगापिक्सल्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको, तो ये भी एक क्वेश्चन था। तो ये कुछ इस तरह के 13-14 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर के ये क्वेश्चन आए थे यार। फिर सीसीएस के क्वेश्चन आए थे, अब सीसीएस के क्वेश्चन देख लो भाई, ये पहली बात तो डब्ल्यूजेओ का सिलेबस होता है, सेकंड ग्रुप का काम था, इन्होंने इसमें चिपका दिया। अब ये किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है इन्होंने, अब ये आगे क्या करेंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे, पर पहले देख लेते हैं क्वेश्चन, अगेन वही चीज है। बाइगमस मैरिज, मतलब बाइगमी हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, बाइगमी का मतलब होता है कि दो दो शादियां, मतलब 2 वाइफ्स या 2 हस्बैंड्स वट एवर, तो वो 2 शादी वाला अलाउड होता है क्या, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो अलाउड होता है क्या, नहीं होता है, इसका नॉट अलाउड आंसर होगा। पर ये मेरा गलत हो गया था, मैंने पता नहीं क्या सोच के, मैंने दिमाग में मेरे ही चल रहा था कि डाइवोर्स के बाद में शादी कर सकता है क्या, मेरे को लगा कि हाँ कर लेगा भाई, क्या दिक्कत है, तो ये वाला मैंने गलत कर दिया था। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट का में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती, इस तरह का क्वेश्चन था कुछ, उसमें यही था कि यार क्रेडिट अमाउंट होती है, शिपिंग डिटेल वगैरह ये सब उसमें मेंशन होती है, एप्रिसिएशन लिख रखा था, मतलब प्रशंसा पत्र जैसा लिखते हैं ना, किसी को प्रेज करना, अप्रिशिएट करने वाला, वो नहीं होगा इसका आंसर, इसका यही था, एप्रिसिएशन इसका आंसर था, या प्रेज लिखा होगा कुछ ऐसा था, लेटर ऑफ प्रेज होगा, एलओपी लिखा था शायद, इसकी जगह ना प्रेज लिखा था, आई थिंक, मेरे को एग्जैक्टली ऐसा ही लग रहा है, प्रेज लिखा था, तो प्रेज नहीं होगी, बाकी सारा था, मतलब नॉट इंक्लूडेड लिखना था, ये इसका आंसर था। टीए का बिल होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो कितने दिन में सबमिट करना होता है, वो 60 दिन का होता है, ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था कि ट्रैवलिंग अलाउंस एडमिसिबल होता है, किसके लिए एडमिसिबल, मतलब टीए मिलता है किस चीज के लिए बेसिकली, तो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए बंदा कहीं जाता है ना, तो गवर्नमेंट देती है बेसिकली, तो वो ये इजी था ये वाला क्वेश्चन, तो ये थोड़ा ट्रिकी था भाई, जिसने पढ़ रखा है वही बता पाएगा, ठीक है, बाकी तो किसको क्या है बता। फिर ये क्वेश्चन आया था कि BMW बिन्स जिनके अंदर एक्सपायर्ड मेडिसिन डिस्पोज की जाती है, उनका कलर कौन सा होता है, जैसे वो नहीं आते ग्रीन कलर का डस्टबिन, ब्लू कलर का डस्टबिन, वो वाला, तो येलो कलर का डस्टबिन में डाला जाता है, BMW बिन्स का, ऐसा कुछ करके था, ये भी अजीब ही क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया। फिर आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, अब इसमें था ले ऑफ अलाउंस, मतलब अगर ID ए के अंतर्गत मतलब कोई ले ऑफ किया जाए किसी इंप्लॉय का,
तो उसको कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो 50% बेसिक प्लस डीए ऐसा कुछ होता है इसका, तो यही मिलेगा। ये सही हो गया, क्यों हो गया, मैंने रेडिकलाइज किया था, मतलब जैसे हम सीजीएल में करते हैं ना यार, एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम जीके के अंदर एलिमिनेशन करते हैं, तो वही अप्रोच लगाई थी, उससे हो गया था ये वाला क्वेश्चन भी। कंडम्पशन रूल्स आते हैं, कंडम्पशन के अंदर क्या नहीं था, मतलब कुछ ऐसा ही था इसमें क्वेश्चन, ऑप्शन ऐसे ही थे कि ऑब्सोल्यूट, नॉन फंक्शनल वगैरह, उसमें यही था कि कौन सा नॉट इंक्लूड है या इंक्लूड, इन दोनों में से कुछ था। तो उसका आंसर ये था कि भाई जो चीज खराब हो गई है ना, तो उसको इंक्लूड करते हैं, मतलब कंडम्पशन के अंदर सारी वो खराब चीजें, और जो चीज सही होती है उसको नहीं करते, तो उस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो ऐसा ही कुछ ऑप्शन थे, उसका आंसर ऐसा ही कुछ था, ऑब्सोल्यूट वाला ही कुछ था। एनुअल मेंटेनेंस डज इंक्लूड, एनुअल मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है, रिपेयर होता है लेबर का, सर्विस विजिट होती है, कवरेज टर्म होती है, ये सब होता है। तो ये भी बिगेस्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे, रेडिकल स्टेटमेंट पे इसको अपने ने वो कर दिया था, क्या कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से ये भी हो गया था। ठीक है, एसेट लाइबिलिटीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने साल बाद फिल करता है, तो वो टीडीआर से बेसिकली मैंने दिमाग लगाया था कि टीडीआर भरते हैं 1 साल पे, तो ये ईयरली पे होगा, इसका ईयरली था। अब सीसीएल लीव कितने मिलती है, 2 साल की सीसीएल लीव मिलती है, तो ये भी क्वेश्चन था, मतलब मेटर्निटी लीव्स मिलती है ना वुमेन्स को जो जॉब में होती है, तो वो कितनी मिलती है वो लाइफ टाइम के अंदर, वो 730 दिन की मिलती है, तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन था, ये मेरा गलत हो गया था। एलटीसी एडमिसिबिलिटी कब होती है, ड्यूरिंग कैजुअल लीव, ये मैंने छोड़ दिया था, कैजुअल लीव इसका आंसर होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी थी कि सीएल जो होती है कैजुअल लीव, अगेन ये सीएल यही है, सीएल को क्या तुम ऑल टाइप ऑफ लीव से मर्ज कर सकते हो, जैसे हमें पता है ना यार, ऑल वगैरह ये सब वर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, तो ये बेसिकली उसी बेसिस पे एलिमिनेशन हो गया था, नो आ जाएगा इसका आंसर, तो ये सही सही भी था, ठीक है। एचआरए कैलकुलेशन फिर कैसे की जाती है, एचआरए हाउसिंग रेंटल अलाउंस जो होता है वो 50% बेसिक प्लस डीए पे होते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। फिर आया था कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है, मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब में लग गया, उसको डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, तो कब तक कर सकता है, जॉब के स्टार्टिंग के 5 साल में कर सकता है, तो इसका आंसर यही था। फिर एक क्वेश्चन था कि इंक्रीमेंट कब दिया जाता है, सरकार गवर्नमेंट इंक्रीमेंट कब देती है, इसमें ऑप्शन ये थे 1 जून 1 जुलाई, ये दोनों एक ही ऑप्शन का पार्ट था। फिर इसमें ऑप्शन था कि भाई जिस दिन तुम्हारा अपॉइंटमेंट होता है उस दिन आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन था। और एक ऑप्शन था कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ थे, मतलब 3-4 ऑप्शन थे, पर इसका यही होगा 1 जून 1 जुलाई वाला, ठीक है। FR 22 में था कि पे प्रोटेक्शन ऑन प्रमोशन, मतलब पे प्रोटेक्शन मिलता है किस पे मिलता है, ये भी मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली आंसर क्या था इसका, मैंने किया या नहीं किया मैं भूल रहा हूँ, पर ऑप्शन कुछ इसी तरह के थे, प्रमोशन, ट्रांसफर, ऐसा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था। एक रिवर्स ऑप्शन का क्वेश्चन आया था, ये तो पता नहीं कहाँ से आया भाई, कोई कोई रेलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन का, मतलब ना तो सीसीएस रूल में होता होगा, मुझे नहीं पता है भी तो, पर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, शायद हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ होगा, बट इसका यही ऐसे कुछ ऑप्शंस थे, इसमें टाइम लिखा हुआ था, पर नहीं पता था, ये तो छोड़ना ही पड़ा फिर। स्टॉक मैनेजमेंट का था, स्टॉक मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं भाई, स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं, वो तो बेसिक था ये भी। फिर ये आता है, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर कौन सा क्लासिफिकेशन मेंशन नहीं होता। अब मटेरियल मैनेजमेंट इन्होंने ये सब लिख रखा था, कोडैक, कैनन, ब्रिस्क, ब्रिस्ट था, ब्रिस्ट ब्रिस्ट था, ये वाली स्पेलिंग थी, ब्रिश न्यूमेरिकल और कैनन, तो इसका आंसर कैनन है। अब श्योर नहीं हूं मैं, नेट पे तो कैनन ही दिखा रहा है। कम्यूटेड लीव से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि ईओएल होती है, हाफ लीव होती है, हाँ एचपीएल होती है शायद, ये उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो ये भी ठीक क्वेश्चन था भाई। फिर आता है वर्क प्लेस, वर्क फॉर अ वर्क प्लेस पे, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट का केस आता है, तो उस पे मतलब कौन डिसीजन लेगा, मतलब क्या आगे की प्रोसीजरल क्या इंक्वायरी कैसे होगी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका यही होगा, सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी बिठाई जाती है, वो कमेटी डिसाइड करेगी क्या क्या प्रोसीजर करना है आगे, क्या ट्रीटमेंट देना है, तो इसका यही आंसर था। स्टडी लीव सैंक्शन कौन करता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करती है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट करता है, इस तरह का था, इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आंसर आ रहा है। फिर आता है नॉन कंज्यूमेबल आइटम, अब ये क्वेश्चन इस तरह से था कि भाई पेन है, पेपर है, प्रिंटर है, और एक आधा ऑप्शन और था, उसमें ये बताना था कि नॉन कंज्यूमेबल या नॉन पेरिशेबल एंटिटी कौन सी होती है। अब पेन है भाई तुम यूज कर लोगे खत्म हो जाएगा, पेपर है तुम यूज कर लो खत्म हो जाएगा, पर प्रिंटर इज सॉर्ट ऑफ है ना कैपिटल फॉर्मेशन ना, एक तरह से तुमने बना लिया, एक इंस्ट्रूमेंट है, वो खराब नहीं होता, वो रिपेयर हो जाता है, वापस रीयूज होता रहता है, वो पेज खत्म हो जाते हैं, इंक खत्म हो सकती है, पर प्रिंटर खत्म नहीं होता, चलता रहता है, ठीक है। तो प्रिंटर इसका आंसर था। वॉलंटरी रिटायरमेंट कितने साल बाद ले सकते हो जॉब में, 20 साल बाद ले सकते हो, ये भी एक क्वेश्चन आया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय इलेक्शन लड़ सकता है, यस लड़ सकता है, पर रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर था। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्राइवेट ट्रेड कर सकता है क्या, अब काफी बच्चे ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि प्राइवेट ट्रेड करना है
भूल रहे हैं, वो उनको ये याद नहीं आ रहा प्राइवेट ट्रेड, पर उनको ये याद आ रहा है कि रिटायरमेंट के बाद में काम कर सकते हैं या इस तरह से। पर क्वेश्चन ये था कि प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं क्या? प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते भाई। गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता पैरेलली। गवर्नमेंट जब एम्प्लॉय कैन डू पेटी लोन, पेटी लोन मतलब छोटे अमाउंट के लोन ले सकता है क्या दोस्त वगैरह से? तो हाँ ले सकता है विदाउट प्रियर परमिशन, इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। बस एक कंडीशन थी, वो सब कुछ इसमें मेंशन था क्वेश्चन में, मैंने तो बहुत छोटे में लिखा है। क्वेश्चन में ये था कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोन ले रहा है अपने दोस्त भाई बंधु से, तो वो ले सकता है। कंडीशन ये होती है कि इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट लिया जा रहा है ना लोन पे, तो आपको आपके ऑफिस में बताना पड़ता है। बट अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है तो आपको विदाउट परमिशन आप ले सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन आया था कि प्रोक्योरमेंट ऑफ सप्लाईज जो होती है वो कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग जो रूल सेट किए जाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग आते हैं। मैंने इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कर दिया था, मेरा ये भी गलत था। ठीक है, तो अब यार इसके अंदर ना एक तो ये क्वेश्चन पे डाउट है मेरे को कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम किस में रखोगे? इस क्वेश्चन को ये चलो ये लास्ट में डिस्कस करते हैं। मतलब ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है कि ये किस में रखेंगे, है ना? कि मान लो कि कल को एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, या कैंसिल हुआ तो सबसे बेस्ट है कि भाई कैंसिल ही हो गया, री एग्जाम करवाएंगे क्योंकि हमसे गलती होगी, इन्होंने मान लिया। पर ऐसे है नहीं, ये रिजिड है बहुत, मानते नहीं है अपनी गलतियां, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे केस में अगर मान लो ये क्वेश्चंस को डिलीट करने की अप्रोच करते हैं, मतलब क्वेश्चन रिमूव करेंगे, तो अब ये सबसे बड़ा डाउट आता है कि ये क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को रखेंगे किस में? ये सीसीएस रूल, कंडक्ट रूल में रखेंगे या फिर ये जीके में रखेंगे? अगर इसे जीके में रखा तो ये तो डिलीट होगा नहीं, और बहुत से बच्चों ने इसको सही किया होगा, बहुत से ने गलत किया होगा, तो ये एकदम बहुत लक बेस्ड हो जाती है ये चीज, क्योंकि ये बताते भी नहीं है कि हमने किसको रखा किसको रिमूव किया। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है इनके साथ में। तो ये सब हम लास्ट में देखते हैं। पर अभी के लिए ये वाले क्वेश्चन आए थे। मैथ्स का भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ भाई पूरा। मैथ्स में जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पीएनएल के थे भाई, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत क्वेश्चन आए थे। मैं एक चीज और ओपन कर लेता हूँ यार, मैं थोड़ा पेन से लिख दूंगा ना तो बेटर रहेगा। ठीक है, पीएनएल के काफी सारे क्वेश्चन आए थे। पीएनएल में आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पीएनएल में हमारे पास, एक सेकेंड गाइस, ठीक है, पीएनएल के हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन हमारे को देखने को मिले थे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बताऊं तो मतलब क्वेश्चन भी देख लो। एक एग की प्राइस थी, मतलब आर्टिकल प्राइस वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे। अब आर्टिकल की प्राइस दे रखी है भाई, ये एक आर्टिकल उसने एक इतने रुपए में खरीदा, या 100 आर्टिकल उसने इतने रुपए में खरीदे थे, अब वो 100 आर्टिकल बेचेगा तो उसको कितने का क्या पड़ेगा, उस तरह का क्वेश्चन थे ये, वही वाले क्वेश्चन है। फिर चॉकलेट वाला क्वेश्चन आया था कि भाई एक चॉकलेट उसने इतने की खरीदी और वो बेचेगा तो उसको कितना प्रॉफिट वगैरह होगा, इस तरह का क्वेश्चन था। ये भी आसान था, दोनों सेम तरह के क्वेश्चन थे। फिर एज का क्वेश्चन आया था कि भाई इनका एज का रेशियो ये है तो उसकी एज कितनी होगी, इनका क्या होगा, वो वाला। एक और एज का क्वेश्चन आया था, अगर मैंने लिख रखा है नीचे तो सही है, पर एक क्वेश्चन और आया था एज का, मुझे याद आ रहा है। फिर एक्स एंड वाई का कुछ रेशियो वगैरह का था, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। फिर एनालॉजी के थे, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे तीन, इस तरह की एनालॉजी थी। 2 की 8 है तो 4 की 64, 2 की क्यूब है तो 4 की 64 हो जाएगी, 4 में ये कितना एड वेड कर रहा है उस हिसाब से था। और एक ये था कि ये डिवाइड बाय 4 हो रहा है तो ये भी डिवाइड बाय 4, मतलब इसका आंसर 25 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन था ये। ठीक है, फिर मेट्रो ट्रेन का क्वेश्चन था, ये बहुत सही क्वेश्चन था, मेरे को बढ़िया लगा ये क्वेश्चन। इसमें मतलब क्या था कि वो बंदा टाइम स्पीड का था, वो बंदा जा रहा है मेट्रो तक, उसको 500 मीटर मेट्रो में जाने में 5 किलोमीटर आवर की स्पीड से जाता है। फिर मेट्रो 6 किलोमीटर आवर की स्पीड से चलती है, पता नहीं 60 किलोमीटर आवर की स्पीड से चलती है। मेट्रो इतने किलोमीटर ट्रैवल करती है तो उसको टोटल कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से क्वेश्चन था, माइनस करके निकालना था कि भाई उसे 9 बजे ऑफिस जाना है, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो वो कितने बजे घर से निकलेगा कि वो टाइम पे पहुंच जाएगा। तो इसका यही आंसर था कि 8:38 पे निकलेगा तो वो अपने टाइम पे पहुंच जाएगा। 22 मिनट लग रही थी उसको टोटल करने पे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन आया कि भाई 30 मिनट में 2 किलोमीटर करा तो 2 किलोमीटर में 2 घंटे में कितना चल लेगा, स्पीड बताओ मतलब बेसिकली। तो उस हिसाब से का क्वेश्चन था, आसान था। एक क्लॉक का फॉर्मूला आ गया था भाई, क्लॉक का फॉर्मूला जिसको नहीं पता होगा उसका पक्का गलत हुआ होगा, क्योंकि क्लॉक का फॉर्मूला वो 60H वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, वो 60H माइनस 11M डिवाइड बाई 2, ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो अपने यूज करते हैं, वो वाला लगा था इसमें। ये वाला क्वेश्चन भी कुछ को जिनको नहीं पढ़ा होगा उनके लिए तो दिक्कत ही किया होगा। फिर आता है सीआई का। अब सीआई में क्या था, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी था, मतलब थोड़ा सा, कि सीन क्या बैठता है कि 10% का हाफ ईयरली पे 10% का ब्याज पे
नहीं 20% था शायद, 20% ब्याज पे, ठीक है। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली पे दे रहा था, तो रेट हाफ हो जाएगा तो 10% आ जाएगा, पर टाइम डबल हो जाता है। अब उसने निकालना है 4 साल का, तो टाइम डबल होगा तो 8 साल का निकालना है। अब 10 का 8 बार का सक्सेसिव, भाई 4 बार तक को तो याद रख सकता है आदमी, 46 41 आता है 4 बार का तो, पर 8 बार का बहुत हार्ड हो जाता है याद करना। तो ये वाला क्वेश्चन था। अब इसको एलिमिनेशन भी कैसे करेगा इंसान, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी कैलकुलेशन, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसका आंसर ये आ रहा था, पर चैट जीपीटी तो यही बोल रहा है। फिर आता है एक्स वाई, वाई जेड का रेशियो दे रखा था 1:2, फिर 1:2 मतलब ऐसा करके, तो एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना बहुत आसान क्वेश्चन था। परसेंटेज निकालनी थी बेसिक, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, उसकी दे रखी है, निकाल लो आराम से। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कितना हुआ था वो भी आसान क्वेश्चन था। फिर एक ये सेविंग का क्वेश्चन आया था कि भाई वो 70% एक्सपेंडिचर कर देता है, 30% बचाता है, या 30% खर्च कर देता है, 70% बचाता है, और उसका मंथली इतना बैठ रहा है, तो उसका साल का कितना बैठेगा, वो वाला क्वेश्चन था। 4,000 रुपये मंथ का बच रहा था, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 हो जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, इतना हार्ड तो नहीं था। दो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे थे मेरे को, एक तो वो टाइम वाला और एक ये सीआई वाला, बढ़िया क्वेश्चन था, ये कैलकुलेटिव था थोड़ा। उसके बाद में आया था ये तो बेसिक नॉर्मल फॉर्मूले पे आया था। यहाँ ये वाला जो यहाँ तक हो गया था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये जो नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन है कि भाई 100n+n+1/2 निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट एन डिजिट नंबर, ये आसानी से हो गया था। स्लीप इन द इवनिंग पे था, मतलब जैसे बोलते हैं ना अपने, रेड को ब्लू बोल दिया, ब्लू को रेड बोल दिया, और फिर ग्रीन को ऑरेंज बोल दिया, ऑरेंज को येलो बोल दिया, इस तरह से वो सीरीज चलती है, तो किसको क्या बोलेंगे। तो स्लीप इन द इवनिंग था, मतलब बंदा कब सोता है, मतलब स्लीप को इवनिंग बोल दिया, इवनिंग को नाइट बोल दिया, ऐसा करके तो पूछ रहा था बंदा सोता कब है, तो भाई इसका यही था, स्लीप इन द इवनिंग होगा, इवनिंग होगा। ब्लू को रेड बोला तो रेड होगा इसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन आया था, ये भी काफी लोगों को गलत है, पता नहीं क्यों गलत कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन ये था कि टीएसए निकालना है। अब टीएसए कैसे निकालना है कि भाई डायमीटर ऑफ स्फीयर दे रखी है जेड है, उसको 2z कर दिया तो टीएसए कितना हो जाएगा, 4z हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4πr²। तो वहां से हो गया था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे 2 3 क्वेश्चन थे, मुझे याद आ रहा है, तो एक दो क्वेश्चन वो थे पेरीमीटर, ये मैंने 2 लिख करके ना, हाँ तो ये 2 क्वेश्चन थे। उसमें एक सिंपल था कि भाई उसकी इतनी देर की है ब्रेथ, तो निकाल लो, और एक में था कि भाई डायरेक्ट ही हो रहा था, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। फिर एक ये था 10% 10 सेंटीमीटर देर का 1 सेंटीमीटर, ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर 300 का डिस्काउंट 3,000 पे कितना परसेंटेज बन जाएगा, वो भी बेसिक क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन भी ट्रिकी था, काफी लोगों ने ये भी गलत किया होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला 3 सिटी वाला, 3 सिटी के अंदर भाई पॉपुलेशन दे रखी थी कि भाई एक सिटी की पॉपुलेशन ये है, बी ये है, सी ये है, फिर उसके अंदर टोटल पॉपुलेशन निकालो, और फिर बी का, मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, हिंदी करके देखेंगे तो लैंग्वेज दिख रही थी, सही हो रहा था फिर तो। पर ये वाला क्वेश्चन भी काफी बंदों ने गलत किया होगा, ठीक है। फिर मेंसुरेशन का था 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर पे कितना बनेगा, या 14 थी, आई डोंट रिमेंबर, 2πr से हो रहा था डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन। फिर परसेंटेज आ जाता है 15%, उसका आंसर आ रहा था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, आसान था वो भी बिल्कुल। 8 के 3 में, 3 का 8 में होगा, तो ये टाइम एंड वर्क का एमडीएच कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। नॉर्थ में देख रहा तो साउथ में देखेगा तो कितने में, ये क्लॉक का आ गया था अगेन, ये वही डायरेक्शन डिस्टेंस का, उसमें आ जाता है, क्या कहते हैं रीजनिंग के अंदर। फिर एक्स वाई था, एक्स वाई का रेशो दे रखा था, फिर बोल रखा था कि भाई बॉयज इतने हैं तो गर्ल्स कितनी होगी, तो ये वाला क्वेश्चन था। एक ये दे रखा था कि इसका डायरेक्टली परसेंटेज निकाल लो, ये आसानी था। फिर एक सिंप्लीफिकेशन का था, एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, और एक मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा, आई विल टेल यू, मैंने अभी जैसे बताया कि एक एज का और क्वेश्चन था, जहां तक मुझे याद आ रहा है एज का एक और क्वेश्चन था, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। ये एक और एज का क्वेश्चन था। एवरेज स्पीड का एक आधा क्वेश्चन था, टीएसडी पे क्वेश्चन था, ट्रेन का नहीं आया था कोई क्वेश्चन, मुझे यहाँ तक याद है ट्रेन का कोई क्वेश्चन नहीं था। सर्कुलर रेस, लीनियर रेस का भी कोई क्वेश्चन नहीं था। फिर एक ये एनालॉजी का क्वेश्चन आया था कि स्टेबल, जैसे हॉर्स का स्टेबल होता है तो पेन किसका होता है, पेन शीप का होता है। अब ये क्वेश्चन ट्रिकी था, वैसे तो पेन नहीं पता चल रहा था, पर हिंदी करने पे ना लिखा आ रहा था कि साफ साफ बाड़ा, बाड़ा लिखा होता, बाड़ा तो भाई बकरियों का, भेड़ बकरियों का होता, तो हो रहा था वो क्वेश्चन। फिर लिखा होता कि स्कूल एडमिशन 3 साल पे होता है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, नोट एडमिशन नहीं मिलेगा उस बच्चे को। वो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो आते हैं वो वाले सीरीज के थे, एक आधा क्वेश्चन और होगा सीरीज का, मैंने 2 लिख रखे हैं यहाँ पे। एक सिंपल सीरीज ऐसी थी, एक सिंपल ऐसी थी, ये 1+1 2 हो गया, फिर 2+1 3 हो गया, 3+5 हो गया, फिर ये ऐसे ऐसे करके 8 5 13 होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो ये जो भी है इस तरह से सीरीज चल रही थी, ठीक है। तो ये वाला देख लेना। ये वाले थे, 2 ही आए थे, इंग्लिश के 2 क्वेश्चन आए थे सिर्फ, एक तो था स्मॉल का बिग होगा, और ब्रेव का साइनोनिम पूछा था कि करेजियस हो जाएगा, इस तरह के 2 क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल थे। और मजे की बात देखो, प्रॉब्लमेटिक था पूरा एग्जामिनेशन इतना ज्यादा कि इंग्लिश के क्वेश्चंस की भी हिंदी दिख रही थी, मतलब अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन को हिंदी पे क्लिक करोगे ना तो हिंदी नहीं दिखनी चाहिए, पर इनके ये इनकी भी हिंदी दिखा रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे इन्होंने अलग अलग चीजें कर रखी है, कुछ समझ में ही नहीं आया किसी को कि क्या कर रहा है।
फिर आया जीएस की बात कर लेते हैं, तो जीएस में कैट का पूछा था, ट्रिब्यूनल कैट जो ट्रिब्यूनल है वो कब बनी थी, 1985 है इसका आंसर। आरटीआई कब आई थी? अब यहाँ पे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ये था, काफी लोगों ने इसमें भी एरर किया होगा। क्वेश्चन ये था कि आरटीआई कब लागू हुई थी, फोर्स मतलब केम इन फोर्स कब आई थी? 2005 अक्टूबर में आई थी। आरटीआई लॉन्च तो पहले ही हो गई थी जून जुलाई के आसपास, पर फोर्स में कब आई थी? अक्टूबर 2005 पे आई थी। ये बहुत ट्रिकी सा था, मैंने छोड़ दिया था। स्वच्छ भारत अभियान आसान क्वेश्चन था, 2014 इसका आंसर था। कोरल रीफ अंडमान निकोबार होगा, डेफिनेटली यही था। अब ये भी एक बहुत ही एम्बिगुअस क्वेश्चन है इनका। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि वोल्केनो इरप्शन जो हुआ है रिसेंट में, कौन सा वोल्केनो इरप्ट हुआ है? अब भाई तुम्हारी वोकेबलरी कहां तक गई हुई है, हमें क्या पता भाई। और ऑप्शन ऐसे थे जिनमें सब में ऑप्शन में वो वोल्केनो इरप्शन हुआ है। जो भी करंट अफेयर पढ़ता है उसको पता होगा, ठीक है। हवाई था एक ऑप्शन में, हवाई, ठीक है। एक ऑप्शन में इटली था, एक ऑप्शन के अंदर आई रिमेम्बर इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया, इटली, हवाई और हमारे पास में फिलीपींस। तो ये सारे के सारे ऑप्शन में दे रखे थे। अब मजे की बात, इन सब में वोल्केनो इरप्ट हुआ है 2026 के अंदर। अब हमें ये नहीं पता कि इन्होंने कौन से मंथ की वोल्केनो इरप्शन की बात की है, ठीक है। और फिर भी इनकी मतलब इनका जो क्वेश्चन बैंक है वो कहां तक गया हुआ है, अब किसी को नहीं पता ये किसका कौन सा आंसर सही मानेंगे। चैट जीपीटी ने फिलीपींस बताया था, और हवाई वगैरह में तो क्या कंटिन्यूस इरप्शन होता रहता है, तो इस हिसाब से चैट जीपीटी ने फिलीपींस बताया था। और थैंकफुली मैंने फिलीपींस किया है, आई डोंट नो सही है या नहीं है, पर ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। फिर आता है रबी, रबी वाला, रबी कोर्स, रबी क्रॉप में कौन सी नहीं थी, तो राइस था इसका आंसर। नड्डा फर्टिलाइजर मिनिस्टर के बारे में पूछा था, ये भी आसान क्वेश्चन था। एक ये वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था, सोनार वाला। अब इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं पेरिस्कोप आंसर है, कुछ लोग बोल रहे हैं लिडार आंसर है, कुछ सोनार बोल रहे हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर एज वेल, बट मुझे जहां तक लग रहा है सोनार ही होना चाहिए इसका आंसर। फिर एक यूनिट दे रखी थी ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, जीएसएम नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। अब ये किसकी यूनिट है? अब ये पेपर की यूनिट होती है। अगर आप जीएसएम बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा, 70 जीएसएम 75 जीएसएम की रिम आती है A4 शीट्स, तो हो जाता है ये क्वेश्चन। पर जिसको नहीं समझ में आया तो शायद हो सकता है उसको भी ये गलत हो। फिर मार्शीबेट हैबिटाट में टाइगर कौन से, तो सुंदरबन इसका आंसर था। बीआईएस की फुल फॉर्म, जीएसटी की फुल फॉर्म, ये बेसिक था, ये सबका सही होगा। ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी थी, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मतलब ट्रिकी था बहुत ज्यादा। कुछ ऑप्शन थे, पर अगर किसी ने ऑप्शन क्वेश्चन सही से पढ़ा होगा तो उसको डेफिनेटली आंसर मिल गया होगा। ये भी बहुत बच्चों ने गलत किया होगा। मेटल रिएक्टिंग वाला, मेटल रिएक्टिंग में देखो यार, लाइट के साथ में हमें पता है एजीसीएल एजीबीआर दो ही चीज होती है जो लाइट सेंसिटिव फोटोग्राफी में यूज होती है, दो ही मेटल होते हैं। तो मेटल साल्ट की बात आती है तो वो दो ही थी। सिल्वर एक ही ऑप्शन था, सिल्वर, तो सिल्वर ही होगा, एजी जो होता है हमारा सिल्वर हो जाएगा। तो इस तरह से 94 क्वेश्चन आए थे। अब दो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन सब के अंदर, क्वेश्चन आए सीसीएस रूल के, जो कि सिलेबस में नहीं थे। सबसे पहला अब मिस अप्रोप्रिएशन, मैं आपको बताता हूं। अब अपने उस चीज पर डिस्कस करते हैं। और काफी बच्चे पूछेंगे कि भाई ये पीडीएफ, तो भाई मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप आराम से वहां से निकाल सकते हो सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अभी सीन क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये सिलेबस चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बात करना है, मेरे को एग्जैक्टली इस चीज पे बात करनी है कि इन्होंने एग्जैक्टली किया क्या है और इन्होंने कैसे किया है। अब हमारे पास में क्या तरीका है, मैं सब चीजें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इनके स्कैम्स की बात करता हूं। सबसे पहली चीज, एक तो ये 3,000 रुपए फीस लेते हैं। 3,000 रुपए फीस इज अ वेरी बिग अमाउंट बहुत सारे बच्चों के लिए। और बड़ी बात यह है कि 3,000 रुपए लेने के बाद में भी इनके पास जीरो अकाउंटेबिलिटी है। मतलब ना तो ये आंसर की निकालते हैं इस चीज की, ना ये अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे एसएससी में अपने क्वेश्चन के लिए अपने रिप्रेजेंट करते हैं कि ये भर देते हैं ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, तो एसएससी 50 रुपए लेती है। पर एसएससी अपने को ये बता देती है कि आपका ये क्वेश्चन आपने सबमिट हो चुका है, आपको आपका जो रिस्पॉन्स है सबमिट हो गया, आपको कंफर्मेशन मिलता है कि आपका जो भी काम है आपका हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका आंसर की वैलिडेशन 24 घंटे तक खुला रहता है। आधे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि पेपर के जस्ट देने के बाद में वो ओपन हो जाता है, अगले दिन 24 घंटे तक रहता है वो। अब आधे बच्चों को ये पता ही नहीं कि भाई ये खुलता भी है या नहीं खुलता। दूसरा, इसमें फाइलिंग करने का तरीका बहुत अलग है। सिंपल मैसेज, टेक्स्ट मैसेज लिख के भेजना होता है। ये कोई प्रूफ भी नहीं मांगते कि भाई आपका क्वेश्चन है या नहीं है। तीसरी बात, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने जो क्वेश्चन फाइल किया है वो क्वेश्चन एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट कर दिया है, क्या इन्होंने किया, कुछ नहीं बताते। मान लेते हैं कि आज 500 बच्चों ने अप्रोप्रिएशन लगाया और उन 500 बच्चों में से 300 बच्चों की कंप्लेंट को इनको पता चला कि इनकी कंप्लेंट वैलिड है, ये क्वेश्चन हटाने पड़ेंगे। और 200 बच्चों की कंप्लेंट से ये पता चला कि इन्होंने तो फर्जी कंप्लेंट डाली है, इनको छोड़ देते हैं। अब ये 300 बच्चों की कंप्लेंट, इन 300 बच्चों को भी नहीं पता कि भाई मैंने जो क्वेश्चन रिपोर्ट करे थे उनमें से कौन से एक्सेप्ट हुए हैं, कौन से गलत हुए हैं, ये भी नहीं पता चल रहा है। तो ये पूरा अकाउंटेबिलिटी कोई है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी जीरो है, कुछ नहीं पता चलता। पेपर आता है, पेपर के बाद में अब
इंटरव्यू उसके लिए टाइपिंग के लिए कॉल आएगी, 50% से ऊपर जिनके मार्क्स होंगे जनरल में उनको बुला लेंगे, 37% से ऊपर शायद ओबीसी को बुला लेंगे, 33% मार्क्स से ऊपर उनको बुला लेंगे, SC ST कैटेगरी को बुला लेंगे। अब सीन क्या है कि 200 नंबर तो हर बच्चे के आ जाते हैं, इतना आसान पेपर था, मैंने आपको दिखाई दिया। और जो बच्चे पेपर देने बैठ गए उन बच्चों को मतलब जिन बच्चों के 50% से ऊपर आ गए एक तरह से, उन बच्चों को तो ये रिफंड देंगे नहीं। और जो बच्चे 200 से कम है, जनरल के अंदर की बात कर रहा हूं, एक जनरलाइज सिचुएशन के अंदर कम है, उनको रिफंड मिलेगा। और 200 से नीचे वाले बच्चे बहुत कम है, तो मतलब ये पैसा एक तरह से फॉरफिट कर लेते हैं, पूरा पैसा जितना भी है वो पूरा खाना खा लेते हैं, मतलब इस तरह से इनका सीन है। अब तीसरी बात, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में इस बार जो सीआरई हुआ है उससे लॉस किसको हुआ है, ठीक है। अब 3 तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। पहले बच्चे जो बिगिनियर हैं, दूसरे बच्चे जो रिपीटर हैं, और तीसरे बच्चे जो अभी जॉब के अंदर हैं, जो अभी जॉब में लगे हुए हैं। भाई जो बच्चे बिगिनियर हैं उनका तो कोई लॉस नहीं हुआ, एग्जैक्टली बता रहा हूं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए पहली बार एग्जाम हुआ था, उनको यही नहीं पता होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। मैंने बहुत से बच्चों से बात की, उनको एग्जैक्टली यही नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या है सीआरई का। और होता भी है, अपने कोई भी एग्जाम पहली बार देते हैं तो वी आर नॉट अवेयर, फुल्ली अवेयर नहीं होते उस चीज के बारे में कि कैसे क्या होने वाला है। अब उनके लिए ऑफिस मैनेजमेंट आ गया तो उनके लिए पहली बात तो है सरप्राइज की बात है कि धोखा तो सभी के साथ हुआ है, आना नहीं चाहिए था, आ गया। पर उनको इतना दुख नहीं होगा क्योंकि उनका पहला अटेम्प्ट था, अभी उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उनकी फेज अभी स्टार्ट हुई है तैयारी की, तो उनको इतना वो फील नहीं होने वाली है वो चीज। पर जो बच्चे रिपीटर हैं, जिन्होंने ये एग्जाम पहले दे चुके हैं, उनको पता भी है सब कुछ कि भाई इनमें ये सब दिक्कतें हैं, इनको हमें दूर करना है। हमने पेपर एनालिसिस भी कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हमें पता भी है कि किस चीज पे काम करना है। और हम तैयारी के साथ इस बार आए कि भाई हम मैदान में उतरेंगे तो अब हमारे को पता है कि हमने ये मिस्टेक दूर करनी थी, हम करके आए हैं। पर हमारा फिर लॉस हो गया है क्योंकि हमने पहले भी पैसे दिए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे नंबर कम रह गए। हमें पता चला कि भाई ठीक है, यहाँ पे काम करना था, करना था, हम वापस काम करके तैयारी करके आए। अब हमने एग्जामिनेशन दिया तो हमें पता चल रहा है कि भाई एग्जामिनेशन आउट ऑफ सिलेबस बन चुका है। और अब हमारे ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट इनको है, सबसे ज्यादा थ्रेट, क्योंकि ये बीच में है ना, इनको सबसे बड़ा थ्रेट है। क्योंकि ना तो ये बिगिनियर है, इतने बिगिनियर है कि इनको बुरा नहीं लगेगा, ना ये इतने मैच्योर हो चुके हैं कि इनके पास जॉब है कि इनको बुरा ना लगे। अब तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनको जॉब मिल चुकी है। अब ध्यान से समझने के डिस्टिंक्शन ये है कि जिनको जॉब मिल चुकी है वो इस एग्जाम को देने बैठे थे क्योंकि उनको अपना प्रमोट करना है अपने आप को। लाइक जो एलडीसी होगा, 800 वैकेंसी यूडीसी की है तो वो चाह रहा होगा कि मैं यूडीसी लग जाऊं। दूसरी बात, अगर जो यूडीसी भी होगा तो वो चाह रहा होगा कि मैं घर के पास चला जाऊं, तो वो घर के पास जाने के लिए इसने फॉर्म भरा तो यूडीसी यूडीसी में जाना चाहता है, एलडीसी यूडीसी में जाना चाहता है। जो बच्चा एमटीएस लगा होगा वो भी ये चाह रहा होगा कि यार एलडीसी मिल जाए, यूडीसी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, एमटीएस से तो बढ़िया ही है, तो वो भी ये चाह रहा है। अब ये वाली कैटेगरी जो है, इनके पास में एक अनफेयर एडवांटेज आ चुकी है इस एग्जामिनेशन में। अभी जो हुआ क्या हुई वो भी बता देता हूँ। ये जो लोग हैं जो जॉब के अंदर हैं एग्जैक्टली अभी, तो ये गवर्नमेंट जॉब में है तो कहीं ना कहीं इनको ये सब पता है कि भाई टीए क्या होता है, लीव का सिस्टम क्या होता है, ऑफिस मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इनको कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया होता है। हाँ, मान सकता हूँ कि इतना डेप्थ में नहीं होगा पर इनको ओवरव्यू होता है, तो ये गैस भी करेंगे ना तो उनकी प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ चुकी है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको डिपार्टमेंट में ही वो काम ही यही कर रहे होंगे, जिनके अंदर आपका ऑफिस मैनेजमेंट, किसी की लीव प्रिपेयर करना, किसी के अकाउंट बना रहे होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास अनफेयर एडवांटेज आ चुकी है, जो कि जो रिपीटर है उनके पास नहीं है, जो बिगिनियर है उनके पास नहीं है। क्योंकि ये सब ये सोच के गए थे, या सोच के तो सभी ये गए थे, पर इनके हाइंडसाइड के अंदर कहीं ना कहीं उस चीज की नॉलेज है जो इनके पास नहीं है, ऑफिस मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट की। बट रिपीटर्स के लिए सबसे ज्यादा लॉस हो गया क्योंकि कुछ बच्चों की एज होगी इंग्लिश, जो इनको पता होगा कि भाई मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से करके गया हूँ, मेरी मैथ्स में नंबर 2 कट जाएंगे, पर मैं जो मैथ्स में कमी होगी वो इंग्लिश से पूरी कर दूंगा। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि इंग्लिश में मेरी कमजोर है तो मैं सारे नंबर मैथ्स से पूरे करूंगा। तो इस तरह की भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। तो अब इन सबके साथ में सबसे ज्यादा अनफेयर एडवांटेज हुई है, सबसे पहली जो इंग्लिश के बच्चे हैं, जिनकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी थी और उनको ऑफिस मैनेजमेंट वगैरह के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं होगा। ठीक है। दूसरा धोखा किसके साथ हुआ? रिपीटर्स के साथ में, जो तैयारी करके आए थे, सब कुछ पढ़ के आए थे, जिन्होंने पता था पेपर कैसा आएगा, फिर भी वो रगड़े गए। क्यों रगड़े गए? क्योंकि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। और सबसे बड़ी एडवांटेज किसको मिली? जॉब वालों को, जो अभी जॉब में है, या जो एलडीसी यूडीसी पे काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस चीज का आइडिया होगा कि किस तरह के ये लीव सिस्टम्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं थे। अगर मेरा जैसा इंसान जो सिर्फ
ऑप्शन एलिमिनेशन के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन ठीक करके आ सकता है। तो जिन बंदों को जॉब में है उनको इस चीज की नॉलेज है, तो वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करके आ सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। अब वैकेंसी रही है 800। अब ये तो हुई मतलब अप्रोप्रिएशन की बात कि भाई इन्होंने क्या फ्रॉडुलेंट काम किया है इस एग्जामिनेशन के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको वो वाली चीज भी डिस्कस कर देता हूँ। एज अ एस्पिरेंट बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो मैं खुद एग्जाम देके आया हूँ, मैं खुद एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट एज अ एस्पिरेंट ही बात कर रहा हूँ आप सभी के साथ में। हमारे पास में अब एम्स के पास में दो रास्ते हैं। पहली बात तो एम्स के पास में क्या सॉल्यूशन है इसके। पहला सॉल्यूशन ये है कि एग्जाम को कैंसिल कर दें पूरी तरह से, जो भी मिस अप्रोप्रिएशन हुआ था उसको कैंसिल कर दें, या उसको कैंसिल करने के बाद में वापस से कंडक्ट करवाया जाए, अभी करवाया जाए। पहला ऑप्शन है कि अभी करवा लो, मतलब दूसरा ऑप्शन है कि ये जो वैकेंसीज है इन सबका जो पैसा है उनको रिफंड दे, और जो अगली सीआरई आएगी सीआरई 6 उसके अंदर इन वैकेंसीज को ऐड किया जाए और वहां पे इसको किया करवाया जाए। दूसरा तरीका ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, दो तरीके हो गए। इसमें दूसरा सॉल्यूशन एम्स के पास में ये है कि एम्स अब पेपर कैंसिल नहीं करेगा। एम्स ये ढूंढेगा कि ये जो क्वेश्चंस हमने जो अभी डिजाइन किए ना, जैसे मैंने ये जो पेपर आया था, जैसे मैंने आपको पेपर बताया अभी, जस्ट अ सेकेंड, ये जो पेपर है, अब एम्स देखेगा जिन जिन क्वेश्चन का मिस अप्रोप्रिएशन लगा है, रिप्रेजेंटेशन आया है, उस क्वेश्चन को एम्स पढ़ेगा, चेक करेगा, और उनकी बॉडी ये डिसाइड करेगी इस क्वेश्चन को रखना है या नहीं रखना। अब इसके दो फायदे हैं, इसके मतलब कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। इसके फायदे ये हैं कि भाई जिन बच्चों का मतलब एक ये हो जाए ना कि ये वाले क्वेश्चन कटेंगे, जैसे सीसीएस वाले 28 क्वेश्चन थे, 28-29 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, तो वो 30 क्वेश्चन कटेंगे। अब वो 30 के 30 क्वेश्चन कट गए, तो अब जो जॉब वालों के पास अनफेयर एडवांटेज थी वो उनके पास से चली गई। पर इसमें नुकसान किसका होगा, फिर रिपीटर का होगा। जो बच्चा ये सोच के गया कि भाई मैं मैथ अच्छा करूंगा क्योंकि मैं इंग्लिश कॉम्प्रोमाइज है, या उनका होगा जिनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका मैथ कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, पहली चीज तो ये उनका लॉस हो जाएगा। और अगर ये कैंसिल करते भी हैं, अगर मान लो इन्होंने एक क्वेश्चन को कैंसिल किया, मतलब इन्होंने ये सोचा कि 28 क्वेश्चन कैंसिल कर दे, ये मैंने मेरी नॉलेज पे सेग्रीगेट किया है 28 क्वेश्चन। अब जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन बताए, जैसे ये वाला क्वेश्चन था प्रोक्योरमेंट ऑफ सप्लाई वाला, अब ये इस क्वेश्चन को इसके अंदर रखेंगे, सर्विस कंडक्ट के अंदर रखेंगे, या फिर जनरल अवेयरनेस में रखेंगे, ये एम्स डिसाइड करेगा। और एम्स हमें ये बताएगा भी नहीं कि हमने कौन से क्वेश्चन को डिसाइड किया है, और वो रिजल्ट भी निकाल देगा इस चीज के बेसिस पे। तो ये सबसे हॉरेंडस चीज है। अब अगर ऐसा कुछ हुआ, मतलब पेपर वापस नहीं हुआ और इन्होंने बस कैंसिलेशन ऑफ क्वेश्चन किया, जिसकी प्रोबेबिलिटी 80% है कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ऐसा ही करती है एम्स। लास्ट टू लास्ट सीआरई 4 के अंदर भी इन्होंने यही किया था कि जो जो क्वेश्चन गलत थे इन्होंने अपने से मान लिए गलत और उनको नंबर काट दिए। जैसे मैंने आपको मेरा स्कोर दिखाया था 23 मेरे रोंग हुए हैं, और मेरे 23 किसी भी हालत में रोंग होने नहीं चाहिए थे, बिकॉज मैं पेपर दे के आया हूँ यार, मुझे पता है मेरा लेवल क्या है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने भी यही चीज बोली कि भाई इतने गलत तो होने नहीं चाहिए थे, वो तो हमारा हो गया। वी इवन डोंट नो कि हुआ कैसे, दैट इज द थिंग। तो ये अगर क्वेश्चन काटेंगे तो रिक्वेस्ट यही होनी चाहिए कि भाई ये बताएं कि हमने कौन से क्वेश्चन काटे हैं। एटलीस्ट हमें अकाउंटेबिलिटी तो मिले, हमें ट्रांसपेरेंसी तो मिले, हमें पता तो चले कि भाई तुमने गलत किसको माना है, सही किसको माना है। हमें क्या पता तुमने किसको सही माना किसको गलत माना। तो ये वाला बायास आ जाएगा, ये वाला बायास ना आए इसलिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, सो दैट कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी अपने सर पे ले और वो पेपर री एग्जामिनेशन करवाने के लिए बढ़े। अगर री एग्जामिनेशन नहीं भी होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी री एग्जामिनेशन। अगर नहीं भी होता है तो भाई तुम पेपर के क्वेश्चन काट रहे हो तो बता दो हमें कि भाई तुम कौन सा क्वेश्चन कैंसिल कर रहे हो, तो एटलीस्ट वी शुड नो ना कि हमारे साथ में कहाँ पे हमें इंप्रूव करना है, कहाँ पे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं आगे वाले एग्जामिनेशन में, या इस एग्जामिनेशन भी कहाँ कमी रह गई। तो उस तरह से हम सोचेंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, और आवाज उठाने के लिए गाइस वी नीड टू मेल समथिंग, है ना, हमें मेल करने होंगे, बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे। उसकी सारी डिटेल्स मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। कुछ कुछ ईमेल आईडीज है, सीपी ग्राम्स की ईमेल आईडी है, मिनिस्टर्स की ईमेल आईडी है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी है, और एम्स के जो पोर्टल के अंदर क्वेरी रेज करने का जो सिस्टम है उसको कैसे यूज करना है। क्योंकि कुछ बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन डाला भी होगा, कुछ ने नहीं डाला, पर क्वेरी अपने डाल सकते हैं अभी भी, वो कैसे डालनी है। इसके अलावा मेल का फॉर्मेट है वो भी, और जो क्वेश्चन की जो ये पीडीएफ है, जो क्वेश्चन शीट है जो मैंने अभी ये जनरेट किया है, ये पूरे क्वेश्चन शीट भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो भी बच्चे सीआरई के हैं प्लीज इस मुद्दे को और उठाएं और अपनी तरफ से भी कोशिश करें उठाने की, और जो दूसरे एस्पिरेंट है वो भी प्लीज हेल्प करें अपने एंड से इस चीज को एम्पलीफाई करने की, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी एग्जाम में भी
हो सकती है ये चीज़। एसएससी में तो लास्ट टाइम हो ही गई थी, एडुकेटी आया था जब भी बहुत बवाल मचा था, और फिर एसएससी ने 100 रुपए से वो 50 रुपए फीस भी कम किया था उन्होंने। तो रिफॉर्म्स होते हैं, बट वी नीड टू, गवर्नमेंट के ध्यान में ये चीज़ें लानी पड़ेगी, तभी जाके कुछ हो पाएगा एटलीस्ट, है ना? आज अगर हम साथ नहीं आएंगे तो कल को अगेन वी विल हैव सम सिचुएशन जिसके अंदर ये सब वापस हो रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी की ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और आपको पेपर भी समझ में आ गया होगा कि पेपर किस तरह के हैं। तो अपने क्वेश्चंस भी चेक कर लीजिएगा, और स्कोर्स के लिए भी मैं एक जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर एक वो डाल रहा हूँ शीट, उस शीट के अंदर भी आप अपने स्कोर डाल दीजिए, तो सो दैट मैं जितना मेरे से बन पाएगा या जितना कट ऑफ का एनालिसिस कर पाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा कि उसके बेसिस पे भी जो भी चीज़ें मैं निकाल पाऊँ, दोनों तरह की कट ऑफ, जिसके अंदर क्वेश्चंस को कंसीडर किया जा रहा है और जिसमें क्वेश्चन को कंसीडर नहीं किया जा रहा, उसके बेसिस पे भी मैं कट ऑफ लाने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज़ वो भी फिल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रेज योर वॉइस फॉर दिस वीडियो एज वेल, और जितना हो सके इस चीज़ को फैलाओ, ताकि लोगों को पता चले कि भाई और भी जगह पे बहुत सारी मिस अप्रोप्रिएशन हो रहे हैं, स्पेशली मेडिकल फील्ड में। अभी नीट में देखा था, और अभी एम्स में भी ये चीज़ हो रही है, तो ये बहुत क्रूशियल है, एंड आई होप कि सभी लोग एक साथ आएंगे और इस चीज़ को भी एम्पलीफाई करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन।